वेलकम टू शोइनीज बायो बुक। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस की है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में, और कुछ क्लासिफिकेशंस जो कि फेमस है, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज हम टैक्सोनॉमिकल कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। लीनियर हायरार्की हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, तो उसके आगे टैक्सोनॉमिकल नोमेनक्लेचर की, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको हम कहते हैं, उसके कुछ रूल्स है, उनके बारे में हम जानेंगे। और बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, हर्बेरियम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी गौर करेंगे। तो चलिए देरी ना करके शुरुआत करते हैं। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में दोनों वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोगों को मैंने पूछा था इनके जवाब, उन जवाबों को मैं पहले आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन डाली थी आप लोगों के लिए, वो था एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशंस में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, एक्लिमेटाइजेशन वर्सेस एडेप्टेशन का अगर हम बात करें तो एक्लिमेटाइजेशन इज टेम्पोररी एडजस्टमेंट, एडेप्टेशन इज परमानेंट चेंज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप जब घूमने जाते हैं पहाड़ की चोटियों में, तो वहाँ पर जब बहुत ठंड लगते हैं आपको, आप स्वेटर पहनते हैं, आप जैकेट्स पहनते हैं, लेकिन परमानेंटली वो कोई चेंज आपकी बॉडी में नहीं लाता है। वो टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है कि अभी यहाँ बहुत ठंड है तो मैंने एक स्वेटर, एक हुडी डाल लिया। कभी गर्म हुई तो मैंने बाल बांध ली, स्वेटर जैकेट सारे निकाल दिए, हल्के पतले कपड़े पहनने लगी। तो ये जो टेम्पोररी एडजस्ट करते हैं हम सराउंडिंग्स के साथ, इसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। वाइल एडेप्टेशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। जैसे कि अगर हम स्नेक्स की बातें करें, तो स्नेक्स की जो पूर्वज होते थे ना, उनके पास पैर हुआ करते थे। फर्स्ट जो रेप्टाइल्स से जिनसे स्नेक इवॉल्व हुए हैं, उनके पास लेग्स था, लेकिन उन्होंने लेग्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों ने सॉइल के नीचे जाना, वहीं पर रहने की आदत डाल ली थी। तो उनके लेग्स इस्तेमाल नहीं होते थे, इसलिए उनके लेग्स छोटे होते 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 एक्सटिंक्ट हो गए। तो अभी आज के ज़माने के जो स्नेक्स हैं, उनके पास लेग्स नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक बहुत कंटिन्यूअस लेंथी प्रोसेस है, और ये जो परमानेंट चेंज आती है ना, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, इसको हम एक्लिमेटाइजेशन नहीं कहेंगे। सो आई होप आई एम क्लियर कि एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि पहाड़ी जो लोग रहते हैं, जो लोग पहाड़ में ही पैदा हुए हैं, वहाँ पे जो मतलब वो लोग बहुत सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके जनरेशन्स, उनमें जो आरबीसी का काउंट होता है ना, वो हमारी ब्लड के आरबीसी काउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये उनका एडेप्टेशन है। लेकिन हम वहाँ 7-10 दिन के लिए घूमने जाते हैं, तो हमारी ब्लड में आरबीसी का कोई चेंज नहीं होगा। हम उसके लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हम हुडी, जैकेट्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर हम बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में पहुंच गए तो ये सब उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हमको पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनकी बॉडी अडॉप्टेड हो चुकी है, लेकिन हमको वहाँ एक्लिमेटाइज करना पड़ रहा है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। इसके बाद जो मैंने सवाल रखे थे वो था टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड डैश। इसका जवाब क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल क्या था? प्रोकैरियोट्स लैक प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। ये मैंने पूछा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क होता है। तो आप लोग बताइए क्या फ़र्क होता है। प्रोकैरियोट्स यानी जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके सेल्स डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनके सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली मूव करता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस एक बाउंड्री होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को वो प्रोटेक्टेड रखता है। साइटोप्लाज्म में वो ऐसे फ्रीली मूव नहीं करता।
और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमें ऐसे बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे आप समझ लो हम जो जो थोड़े रिच पीपल होते हैं, यानी जो थोड़े लाइक मिडिल क्लास से लेकर रिच पीपल के जो घर होते हैं उनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, 2-3 रूम्स तो होते ही है मिनिमम। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी फ्लैट को या अपनी घर को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। फिर उनमें से एक जगह को किचन बना दिया है, एक जगह को बाथरूम बना दिया है, एक रूम को स्लीपिंग रूम, एक रूम हमारा ड्राइंग रूम, ऐसे हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दी है। सो दिस इज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में भी ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल के लिए अलग रूम बना दिया है न्यूक्लियस, प्रोटीन फैक्ट्री के लिए अलग रूम है राइबोसोम, एनर्जी बनाने के लिए पावर हाउस एक अलग है माइटोकॉन्ड्रिया, और फोटोसिंथेसिस के लिए एक अलग क्लोरोप्लास्ट, एक किचन है अपना। तो ये अलग अलग रूम, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हमको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो गरीब घर होते हैं ना उनकी तरह, जैसे कि उनके पास तो बहुत सारे रूम्स नहीं होते हैं, उनके घर में 1-2 रूम्स होते हैं या फिर एक ही रूम होते हैं जिसके एक साइड में उन लोगों को खाना पकाना पड़ता है, एक साइड में वो लोग सो जाते हैं, बाहर कहीं बाथरूम के लिए जाते हैं। तो एक रूम में ही वो लोग खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, खाना पका भी रहे हैं, टीवी भी वहीं पर है अगर अवेलेबल है तो एक रूम के अंदर सारी फैसिलिटीज है, सब मतलब सब मिक्स्ड हो गया है एक जगह पर। या यहीं पर किचन के सामान है तो रूम के दूसरी तरफ सोने के बेड है। तो यहाँ पर हमने कंपार्टमेंटलाइज नहीं किए। तो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स नेचर। उनमें एक सेल में ही सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं फ्रीली, अलग कंपार्टमेंट्स, वहाँ पर किचन का अलग जगह, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स जहाँ पर आपको अलग से एनर्जी प्रोडक्शन की काम चलेगा, वैसे अलग कंपार्टमेंट्स ऐसा नहीं मिलता है। जेनेटिक मटेरियल का अलग घर नहीं होता है, सब साइटोप्लाज्म में मिलजुल कर रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु प्रोपोज्ड द टर्म सिस्टमैटिक्स। तो इसका जवाब क्या होगा, कार्ल लिनियस। ओके, नेक्स्ट, हु गेव 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ आर्की, यूबैक्टीरिया, यूकैरिया। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन मैंने 2 लोगों का पढ़ाया था, एक अर्नस्ट हैकेल का और दूसरा कार्लोस का। तो यहाँ पर आर्की और यूबैक्टीरिया का नाम दिया गया है, यानी आपको वो क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा जो कार्लोस ने दिया था। ठीक है, नेम 1 थार्मोफिलिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्की बैक्टीरिया। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। थार्मोफिलिक तो एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत यूज़ होता है। इससे एक मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं क्योंकि ये थार्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, तो इसकी बॉडी के प्रोडक्ट्स भी थार्मोस्टेबल होते होंगे, इसीलिए थार्मस एक्वाटिकस ही है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट थार्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया। नाउ बेसिस ऑफ व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, इन तीनों चीज़ों के बेस करके उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड किए थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ आंसर्स मैंने दिए हैं जो मैंने वीडियोस में पूछे थे आपसे। एक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या है जो देख लीजिए जवाब, 2 वर्ड्स इन नेम ऑफ अ स्पीशीज। फिर विच वन इज नॉट अ कैटेगरी, कैटेगरी क्या होता है, जेनस एक कैटेगरी हो गया, फैमिली एक कैटेगरी हो गया, यानी टैक्सॉन जिसको हम कहते हैं, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ये सारे एक एक कैटेगरी का नाम है। नॉर्मली 7 ब्रॉड कैटेगरीज लिनियस ने दिए थे, लेकिन मालवेसी एक कैटेगरी के अंदर एक नाम है, मतलब फैमिली का एक एग्जाम्पल है मालवेसी। ये मालवेसी खुद कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये होगा जवाब। साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट फैमिली एंड्स विद, ये नहीं होगा, ये होगा ये CEA, आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स में। सिस्टमैटिक टर्म इज कॉइंड बाय लिनियस, ये सारे चीज़ें मैंने आपको पढ़ाए थे। सिस्टमैटिक टर्म इज कॉइंड बाय लिनियस। देन करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा। ऑप्शंस थोड़ा आगे पीछे हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, यहाँ पर एक फैमिली होगा। आपने देखा होगा ऑप्शंस, उस हिसाब से लगा लेना, ठीक है ना। तो अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर भी कुछ सवाल मैंने रखे हैं आज के लिए, जो आज की वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इन ये जो 4 सवाल है इनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, अभी के अभी वीडियो देखते वक्त आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में डाल देना। In the 5 kingdom classification, which kingdom includes all prokaryotic organisms?
Which of the following is the correct hierarchical level in descending order? And organisms that are unicellular and eukaryotic are grouped into which kingdom? तो इन सारे सवालों का जवाब मुझे आज कमेंट सेक्शन में चाहिए. तो चलिए आज का सेशन में कुछ नया सीखना शुरू करते हैं. ये देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए है वो है हार्बेरियम. वेल ये 5 चीज़ें क्या है? दीज आर इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई प्लांट एंड एनिमल्स. टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्लांट्स एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सके, उसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, उसको एक नाम प्रोवाइड कर सके जो कि यूनिवर्सल नेम हो. और फिर अभी यूनिवर्सल नेम की क्या ज़रूरत है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और फिर उसको क्लासीफाई कर सके. सो दिस इज़ द मेन मोटिव. तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं. फर्स्ट जो टूल है वो देखिए है हार्बेरियम. हार्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड plant specimens and dried pressed plants mounted on sheets catalogued and stored for study and reference. अभी ये जो हार्बेरियम का एक शीट होता है ना, एक रेक्टेंगुलर पेपर होता है हार्बेरियम का, उसका नॉर्मल साइज होता है 49 × 11 सेंटीमीटर का. ये उसका स्टैंडर्ड साइज होता है हार्बेरियम शीट का. और उसके ऊपर प्लांट की एक ट्विग को, एक ब्रांच को, जिसमें आपको लीफ अरेंजमेंट्स दिख रहा होगा, जिसमें उसका एक फ्लावर प्रेजेंट होगा. फ्रूट हो जाए तो और भी अच्छा है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है. ऐसे एक इतना सा लेंथ का एक ब्रांच को, या फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम W या N शेप में हम उसको कर्व करके उसको चिपका देते हैं उस शीट में. और वो ड्राइड करने की बात, यानी उसको हम ड्राई करेंगे, फिर उस पर कुछ फंगीसाइड्स भी हम स्प्रे करते हैं ताकि उसमें फंगस का अटैक ना हो. फिर उसको प्रॉपर टेम्परेचर एंड कंडीशंस के साथ उसको स्टोर किया जाता है. तो वो शीट को कहते हैं हम हार्बेरियम शीट. और जहाँ पर जिस जगह पर उसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि म्यूजियम एक जगह हो गया, वैसे ही हार्बेरियम एक जगह होता है. उसके अंदर रूम्स है, उनमें बॉक्सेस में ये हार्बेरियम शीट्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं. इसका ज़रूरत क्या है? साइंटिस्ट जब कोई नए प्लांट डिस्कवर करते हैं, नए प्लांट स्पीशीज वो जब डिस्कवर करते हैं, तो उनको उसका एक स्पेसिमेन हमेशा सबमिट करना पड़ता है ऐसे हार्बेरियम शीट की फॉर्मेट में, जहाँ पर डिस्कवरर का नाम, कहाँ से उस प्लांट को डिस्कवर किया गया, ये सारे डिटेल्स, डेट ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शीट के एक कॉर्नर पर एक लेवल होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंशनड होती है. और उसको स्टोर किया जाता है एज अ टाइप स्पेसिमेन, यानी उसको हम एक जनरलाइज कर देते हैं कि ये टाइप है. इसके ऊपर बेस करके ही हम इस प्लांट के बारे में जानेंगे. कोई और इसका सब स्पीसीज मिल गया तो उसको देखेंगे. तो वो एक मेन टाइप होता है, वो एक स्पेसिमेन होता है जिसको हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं. और अब ये जो टाइप स्पेसिमेन मैंने बोला ना, ये टाइप स्पेसिमेन के भी कुछ टाइप के भी कुछ डिविशंस होते हैं. तो चलिए वो डिविशंस क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं. फर्स्ट होता है एक हॉलोटाइप, यानी साइंटिस्ट ने जो प्लांट ब्रांचेस को उन्होंने खुद लाया हो, खुद उन्होंने वो सबमिट किए हो कि दिस इज द टाइप बेस्ड ऑन विच आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट स्पीसीज. उन्होंने खुद वो मेंशन कर दिया कि इसी को टाइप स्पेसिमेन इसे जैसे रखा जाए, तो उसको हम कहेंगे हॉलोटाइप. अब अगर उन्होंने हॉलोटाइप के साथ साथ उसका बिल्कुल एक डुप्लीकेट भी उन्होंने सबमिट की हो, तो उस डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप को हम कहेंगे आइसोटाइप. उसके बाद आता है सिनटाइप. ये सिनटाइप क्या होता है? सॉरी, जब ऑथर ने अगर डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये होगा हॉलोटाइप और ये इसका डुप्लीकेट जैसे रहेगा, तो वो हॉलोटाइप और आइसोटाइप हो गया. लेकिन मानो ऑथर ने 3-4 स्पेसिमेन आपको साथ में दे दिए, जैसे उन्होंने 4-5 ब्रांचेस को एक साथ सबमिट कर दिए कि दिस आर द टाइप्स. उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये मेन होगा और ये इसका डुप्लीकेट्स होंगे, ये उन्होंने बताए हुए नहीं है. तब क्या होगा? तब उन सारे स्पेसिमेंस को हम कहेंगे सिन टाइप, क्योंकि हॉलोटाइप उन्होंने अलग से मेंशन नहीं की है. अब एक टर्म आता है नियोटाइप का. नियोटाइप क्या? मानिए कि जो टाइप स्पेसिमेन ऑथर ने सबमिट किए थे वो किसी वजह से सालों गुजरने के बाद वो डैमेज हो गया.
बाय चांस वो डैमेज हो गया तो हमको उसकी जगह को फिलअप करना होगा सेम ब्रांचेस सेम लाकर। तो सेम प्लांट स्पीशीज का दूसरा ब्रांच या सेम लोकेशन से अगर वो आया जाए और उसको हम एज ए टाइप अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो उसको हम कहेंगे नियो टाइप। तो फिलहाल ये कुछ टाइप्स की ये कुछ टाइप्स हुए। एक और भी होता है ये एक और भी होता है लेक्टोटाइप। नियोटाइप और लेक्टोटाइप में एक छोटा सा फर्क है, वो ये है कि नियोटाइप क्या हुआ, जब ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग है तो हम वही सेम लोकेशन पे जाके, अगर सेम प्लांट हुआ तो अच्छा, वरना उसी लोकेशन का कोई दूसरा प्लांट सेम स्पीशीज का, उससे हम ब्रांच लेकर हम उसको एज ए टाइप उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो वो हो गया नियोटाइप। लेकिन मानिए कि ओरिजिनल मटेरियल्स बहुत सारे आपके पास है, जैसे कि सिन टाइप्स ऑथर ने दिए गए थे, तो उनमें से आपने एक टाइप चुना था हॉलोटाइप, वो डैमेज हो गया, तो आपके पास दूसरे मटेरियल्स भी है जो कि ओरिजिनली ऑथर ने ही सबमिट किए थे आपके पास, तो वो मटेरियल्स है आपके पास। तो उनमें से अगर आप चुन के किसी को टाइप डेजिग्नेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे लेक्टोटाइप। यानी लेक्टोटाइप ओरिजिनल मटेरियल से आप चूज कर रहे हो, नियोटाइप ओरिजिनल मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है तो आप वही सेम लोकेशन से ला रहे हो, तो वो नियोटाइप है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखने की बस ज़रूरत है। और हार्बेरियम बनाने के कुछ प्रोसीड्योर्स हैं, उन चीज़ों से उतने सवाल आते नहीं हैं। तो फिलहाल ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए हार्बेरियम का, ये टाइप्स का वगैरह वगैरह। नाउ म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम इज अ प्लेस where preserved plant, animal and other specimens are collected, stored and exhibited for study, research, education। तो हार्बेरियम में हम स्पेसिमेन को ड्राई करके उनको चिपका रहे हैं शीट में। म्यूजियम में हमें होल प्लांट स्पीशीज या होल एनिमल स्पीशीज, होल बॉडी को उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्बेरियम एंड म्यूजियम। देन कम्स बॉटनिकल पार्क्स, ऑल्सो नोन एज बॉटनिकल गार्डन्स। आप लोगों ने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार कोई ना कोई आपके नियर बाय बॉटनिकल गार्डन ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको लाइव स्पेसिमेंट्स मिलेंगे प्लांट्स के। तो हार्बेरियम और म्यूजियम में आपको स्पेसिमेंट्स की कॉपी तो मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे डेड स्पेसिमेंट्स होंगे क्योंकि आपने उसको प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, एक ड्राई फॉर्मेट में, एक वेट फॉर्मेट में, या फिर एक स्केलेटन की फॉर्मेट में वगैरह वगैरह कुछ ऐसे। म्यूजियम्स में कुछ टैक्सीडार्मिकल आर्ट्स होंगे, जैसे कि स्टफिंग, उसके स्किन ओरिजिनल होंगे, फिर उसके अंदर आपको स्टफ्ड मटेरियल्स मिलेंगे। वैसे एक स्ट्रक्चर एनिमल का होता है, उसको हम टैक्सीडार्मिकल आर्ट कहते हैं, वैसे म्यूजियम में मिलेंगे आपको। फिर स्केलेटन्स मिलेंगे, फिर आपको छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको आप फॉर्मेलिन में आपको मिल सकते हैं वो। तो ऑल आर डेड देयर। लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल गार्डन्स और बॉटनिकल पार्क्स और जूलॉजिकल पार्क्स अगर मैं कहूँ, तो बॉटनिकल पार्क्स और जूलॉजिकल पार्क्स में आपको लाइव स्पेसिमेन मिलेंगे, यानी यू कैन एग्जामाइन देयर हैबिट लाइव, जिंदा है वो, एनिमल हो या प्लांट। अगर एनिमल जिंदा मिल रहे तो वो जूलॉजिकल पार्क है, अगर प्लांट्स देखने जा रहे हो आप लाइव तो वो है बॉटनिकल गार्डन या फिर बॉटनिकल पार्क। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्बेरियम म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क्स। अब एक चीज़ के बारे में आपको जानना पड़ेगा जो है टैक्सोनॉमिक कीज। टैक्सोनॉमिक कीज क्या होते हैं? अ टूल used for identifying and classifying organisms based on a series of choices that lead the user to the correct name of a given organism। कुछ किताबों में टैक्सोनॉमिक कीज दिए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। मानो आपको एक प्लांट मिला, वो कौन सा प्लांट है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आपको एक किताब लेनी पड़ेगी जहाँ पर ये टैक्सोनॉमिक कीज दिए गए। तो फर्स्ट आप देखोगे उसके स्टेम की कलर। तो स्टेम के कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे लिखे होते हैं, स्टेम कलर अगर रेड हुआ तो आप नंबर 1 पॉइंट पर जाइए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ग्रीन हुआ तो आप नंबर 2 पॉइंट्स पर जाइए। कलर लेस हुआ तो ये इस फैमिली का हिस्सा होंगे। फिर आपको अगर मानो ये ग्रीन मिलेगा तो आप नंबर 2 पॉइंट पे जाओगे। नंबर 2 पॉइंट पे आप ऑप्शंस होंगे ग्रीन स्टेम्स के अंदर क्या क्या वैरायटी होगी। अगर ये स्टेम हार्ड स्टेम है तो
ये फैमिली हो गया, अगर ये सॉफ्ट हो गया तो ये वो फैमिली हो गया। फिर ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये इसको हम कहते हैं की, स्टेम कलर, फिर उसके स्टेम के टाइप, हार्ड, सॉफ्ट, ऐसे पॉइंट्स 1 2 3 4 नंबरिंग करके कुछ कीज़ वहाँ पर डेजिग्नेट किए जाते हैं, जिससे हम 1 बाय 1 जैसे डिक्शनरी में ढूंढने जैसे 1 बाय 1 हम ढूंढ के हम उसको अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि विच इज़ द एग्जैक्ट स्पेसिमेन। तो ये होते हैं टैक्सोनॉमिक कीज़। अब टैक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में यहाँ पर भी कुछ दिए हैं हमने, देख लीजिए एक बार। Taxonomic keys are tools used for identifying and classifying organisms based on a series of choices that lead the user to the correct name of organism. यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स गो टू अगर ये है तो यहाँ होगा कुछ नॉर्मल, यहाँ पर दी हुई है इसको, ये देखो विंग्स प्रेजेंट है तो आप 2 नंबर पर जाओ, विंग्स एब्सेंट है तो ये एंट हो गया। अब प्रेजेंट है तो नंबर 2 पे जाओ, फिर वहाँ पर विंग्स किस टाइप के हैं, 1 पेयर है या 2 पेयर, 2 के नंबर 2 पे आप गए, नंबर 2 के तो सब पॉइंट्स है, अगर 1 पेयर है तो हाउस फ्लाई, 2 पेयर है तो विंग्स। तो इस तरह से हम टैक्सोनॉमिक कीज से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दिस। अभी नोमेनक्लेचरल रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इस पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अभी चलो पढ़ लेते हैं। ये जो कैरोलस लीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने बताए थे, तो उस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ रूल्स तो मैंने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताते हुए ही बोल दिया है, फिर भी उसको एक बार अंडरलाइन या पॉइंट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट जो रूल्स है वो ये है कि वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। फिलहाल अभी रिसेंट जो एक बॉटनिकल कांग्रेस हुआ था, जिनमें डिसाइड होते हैं ये नोमेनक्लेचरल रूल्स, अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो होता है कांग्रेस 4 साल 5 साल ऐसे गैप्स में होते हैं, नॉर्मली 4 साल की गैप्स में होते हैं। तो उनमें ये डिसाइड हुआ है रिसेंटली कि इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन जनरलाइज्ड रूल आप लिखोगे कि लैटिन में होना चाहिए। तो लैटिन में क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, यानी लैटिन किसी की नेटिव लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैटिन को एज हीज और हर मदर टंग नहीं यूज़ करता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए लैटिन में जब हम कोई भाषा को अपनी मदर टंग जैसे यूज़ करते हैं तो उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं बात करते करते, तो उस भाषा की परिवर्तन होना बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं उसके। लेकिन लैटिन एक डेड लैंग्वेज है तो उसका कोई चेंजेस होने की उतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो इसीलिए लैटिन को हमने चूज़ किया है फॉर साइंटिफिक नेम्स। अब जो जेनस नेम या और फैमिली नेम होगा, जैसे कि सॉरी ये एक प्लांट का नाम मैंने ले लिया, छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल होते हैं इनमें। ये एक हर्ब है कॉमेलिना बेंगालेंसिस, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ये एक प्लांट की साइंटिफिक नेम है, डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये है इसको लिखने का तरीका। अगर मैं इसको टाइप फॉर्मेट में लिख रही हूँ, कंप्यूटराइज्ड कर रही हूँ इसको, या अब प्रिंट कर रही हूँ किताब में, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इटैलिक्स एक ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग का वर्ड का, तो इटैलिक्स फॉर्मेट में आप उसको टाइप करोगे। लेकिन अगर आप मैन्युअली हाथ में लिख रहे हो तो आप इटैलिक स्टाइल में उसको थोड़ा ऐसे बेंड करके लिखोगे तो नहीं होगा, आपको उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो भी इंडिविजुअली, ऐसा नहीं एक साथ यहाँ से यहाँ तक नहीं, अलग अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा। और जेनस का फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा, स्पीशीज़ की जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर में आएगा। और जेनस नेम स्पीशीज नेम अलग अलग से आप देखो, कोई भी वर्ड मिनिमम उसमें 3 लेटर्स होना चाहिए, और नॉर्मली मैक्सिमम हम 13 या 17 लेटर्स को देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 लेटर्स इज अ मिनिमम, 3 लेटर्स से कम लेटर में आपको जेनस या स्पेसिफिक नेम आप वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। और भी कुछ रूल्स है, जैसे ये तो मैंने आपको बताया है कि स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, जेनेरिक नेम कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, आप सोचो अगर ये जो बॉटनिकल कांग्रेसेस हो रहे हैं, ज़ूलॉजिकल कांग्रेसेस हो रहे हैं, जिनमें रूल्स रेगुलेशंस बदल रहे हैं,
ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म का किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम चेंज किया गया, तो उस हिसाब उसमें क्या होगा, अगर कोई भी साइंटिफिक नेम को अगर हम चेंज करें नॉर्मली, मानो ये एक साइंटिफिक नेम मैंने लिखा है यहाँ पर, कुछ भी अब मैं लिख नहीं रही हूँ, जस्ट इमेजिन कर लो यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम लिखे, तो उसके बाद अगर वो लिनियस ने दिए हुए हैं तो हम ऐसे लिन लिख देते हैं। लेकिन अगर लिनियस के दिए हुए ये नाम फिर बदलाए गए हो, किसी और साइंटिस्ट ने इसको चेंज किया है, तो फिर लिनियस का नाम ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसा हुआ भी है, एल्बिजिया लेबेक, आई होप आई एम राइटिंग द स्पेलिंग राइट। एल्बिजिया, ये भी एक पेड़ का ही नाम है, एल्बिजिया लेबेक। इसका नाम भी पहले लिनियस ने दिए थे, उनका नाम अभी ब्रैकेट में चला गया क्योंकि इसका नाम फिर बेंथम ने बदल दिए, फिर उसका नाम जिन्होंने बदले उसका नाम बाहर ऐसे लिखा गया और प्रीवियस नेम देने वाले का नाम भी हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये एक कुछ रूल्स थे, और भी कुछ रूल्स है जो हम आगे क्वेश्चन आंसर करते करते हम जान लेंगे। फिर आपको अगर आप कोई भी नए नेम डेजिग्नेट कर रहे हो किसी स्पीशीज़ का, तो आपको वैलिडली किसी जर्नल में आपको वो पब्लिश भी करने पड़ेंगे। आप अगर आपने एक नाम दे दिया फिर वो अपने अंदर रख दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको वो एक प्रॉपर एक्सेप्टेड साइंटिफिक जर्नल में आपको वो पब्लिश करना होगा। मानिए कोई नेम अगर ऐसा पाया गया जिसको आपने वैलिडली नहीं पब्लिश किए थे, तो उस नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा nomen nudum. So nomen nudum is an invalid name as when published the organism was not properly described. के जैसे आपने कोई नाम दे दिया लेकिन उसका कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उस ऑर्गेनिज्म का आपने नहीं दिया, नो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन या फिर नो प्रॉपर स्केच, आपने कोई हार्बेरियम शीट भी नहीं सबमिट की हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो नाम कैंसिल हो जाता है, तो और उस नाम को हम नोमेन नूडम कह देते हैं, कैंसिल नाम को, नॉट वैलिडली पब्लिश्ड। वैलिड पब्लिकेशंस भी कुछ रूल्स होते हैं तो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कुछ ब्लैंक पेजेस मैंने बस रखे थे, फ़िलहाल ये आई थिंक जो भी नॉर्मल चीज़ें ज़रूरी थे मैंने आपको बता दी है। और फिर कुछ चीज़ें अगर हाँ एक बता देती हूँ आप लोगों को, आप एक नोट डाउन कर लो, एक नोट डाउन कर लो, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग बॉटनिकल गार्डन्स एंड ज़ूलॉजिकल पार्क्स। लेट मी राइट इट हियर। आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड का कौन सा है, वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, ये है लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन तो वो है जो हावड़ा की शिवपुर में है, हावड़ा कोलकाता के पास हावड़ा की शिवपुर में, वो जो शिवपुर बॉटनिकल गार्डन है उसका एक नाम है, मैं आपको यहाँ पे वो भी लिख दे रही हूँ, शिवपुर इज़ द प्लेस। ये उस बॉटनिकल गार्डन का नाम शिवपुर बॉटनिकल गार्डन नहीं है, बॉटनिकल गार्डन का नाम है AJC बोस बॉटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से शिवपुर का ये जो बॉटनिकल गार्डन है, दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। ओके, और इसके आगे हम कुछ चीज़ों के बारे में इन डिटेल अभी हम जानेंगे जो आपकी नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच वेटेकर ने दिए थे, कुछ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये तो आपको पता ही है। और बेसिस, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन, ये भी आपको पता है। तो मोनेरा में कौन से आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, मोस्टली यूनिसेलुलर जो थे वो आते हैं। फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लांटी एनिमल में यूकैरियोटिक, और ये ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन फंगी कुछ कुछ यूनिसेलुलर्स भी है। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर तरह की होती है, ऑटोट्रॉपिक यानी वो खुद से भी अपने खाना बना सकता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ऐसे बहुत मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि एमीबा एक पैरासाइट हो गया।
ऐसे बहुत होते हैं। प्रोटिस्टा सॉरी एमीबा प्रोटिस्टा में आता है। मोनेरा तो बैक्टीरिया में भी आप विब्रियो कॉलेरी देख लो, जो कॉलेरा कर रहा है वो एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होते हैं। तो हर तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें बैक्टीरिया में मिलता है और प्रोटिस्टा में भी मिलता है, ठीक है ना। और एमीबा का एग्जाम्पल प्रोटिस्टा में आएगा। तो अभी फंगी का देखो तो फंगी का नॉर्मली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक तो वो नहीं होते, तो उसका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होगा, ठीक है ना। अब वो हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक मोस्टली होता है और कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोनेरा का नॉर्मली बाइनरी फिशन होता है, जैसे एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। प्रोटिस्टा में सिस्ट फॉर्मेशन भी आपको दिखेगा, बाइनरी फिशन भी दिखेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। फंजाई में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखेगा। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो से बातें करेंगे, तो अभी मैं इन शॉर्ट बोल रही हूँ। प्लांटी में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली देखने को मिलेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जैसे कि किसी की लीफ काट के आपने लगा दी तो उससे पेड़ हो गया, तो ये वेजिटेटिव मोड, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभी कह सकते हैं। एनिमलिया में तो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और ये सभी यूकैरियोटिक्स होते हैं जो कि हायर ऑर्डर से फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, और इनमें सेल वॉल्स की बात करें तो प्लांटी में सेल वॉल होते हैं, एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता है, फंजाई में सेल वॉल होता है। फंजाई की जो सेल वॉल है और प्लांटी का जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होता है। फंजाई में जो सेल वॉल होते हैं उस सेल वॉल का मटेरियल होता है काइटिन, और प्लांटी में जो सेल वॉल होता है उस सेल वॉल का मटेरियल होता है सेलुलोज, और एनिमलिया में हमको सेल वॉल नहीं मिलते। तो बस एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, देख लेना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी का फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक, एनिमलिया का हेटेरोट्रॉपिक है, क्योंकि हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको मेरे क्लासेस कैसे लग रहे हैं, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और फॉलो माय चैनल। आप फॉलो करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलते रहे और आपकी लर्निंग मेरे साथ स्मूथ चलती रहे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो सवाल मैंने आपके लिए रखे उनका भी जवाब दे देना। कल से हम क्लासिफिकेशन की ये जो कैटेगरीज है उनके डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे, कल से यानी नेक्स्ट क्लास से। सो फिलहाल एवरीवन, सबको मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।